नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्लासेस वीएमएस क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बताइए, फटाफट बताइए आप लोग कैसे हैं। कॉन्फिडेंस तो लो तो नहीं हो रहा आप लोग को? कॉन्फिडेंस लो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो अगल बगल में जितने जिसके भी अगल बगल में रहते होंगे, आस पड़ोस के पड़ोसी आपसे इतना जलते होंगे कि आपका कॉन्फिडेंस और कम नहीं होना चाहिए, उससे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। तो अभी हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम 2027 की बोर्ड की एग्जाम के जो फाउंडेशन बैच होता है वो हम लोग पूरा बेसिक से हाई लेवल तक का एनसीईआरटी कोर्स क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएमएस क्लासेस में। उसी सिलसिले में हम आपको पढ़ाए थे, क्या स्टार्ट किए, ज्योग्राफी स्टार्ट किए। और एनसीईआरटी हम लोग लाइन बाय लाइन चल रहे हैं अभी। और अभी ऑफलाइन में एक बच्चा बोल रहा था आज कि सर हम देखते हैं कि पहला चैप्टर सब आता है, पूरा अच्छा से पढ़ा देता है, उसके बाद कहता है सेकंड चैप्टर के लिए आप मेरे एप्लीकेशन में जुड़ जाए। तो फिर हम बोल रहे हैं कि हम ऐसा क्रांति इसलिए ला रहे हैं बिहार में पहली बार, क्योंकि हम जहां से पढ़ के आए हैं, मतलब मेरा ये क्या है, ये कर्म भूमि है, लेकिन मेरा जो पढ़ाई का भूमि ये यहाँ नहीं है। हम जब पढ़ते थे तो वहां हम एक चीज गलती देखते थे कि 6 to 12 का ही जिंदगी जो आगे है, जो आफ्टर ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ के बीच, जो ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के बीच जो समय रहता है, आफ्टर ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के बीच, वो 6 to 12 ही रहता है। उसी को लोग रिवीजन करते हैं, उसी को डेप्थ में जाते हैं, उसी का लोग पैसा बाहर बहुत बजाते हैं। तो मेरा काम है कि क्यों ना बच्चे को 10th क्लास से ही एनसीईआरटी पूरा फोकस्ड करवा दे। यहाँ पे हम केवल ये नहीं टैग लगा रहे हैं एनसीईआरटी आइए पढ़िए पढ़िए, नहीं, हम यहाँ पे करवाते हैं लाइन लाइन लाइन। तो हम पिछले 2 क्लास पढ़ा दिए थे। और 10th में पहला चैप्टर है भूगोल का, नाम है संसाधन एवं विकास। क्या नाम है मेरे भाई? संसाधन एवं विकास। आपके अंदर जोश नहीं कमना चाहिए, मेरे कंटेंट में इतना दम रहेगा कि आपको भी लगेगा कि आप बहुत सही जगह पढ़ने आए हैं। ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम आपको स्टार्ट किए थे संसाधन में विकास, और एनसीईआरटी हमने स्टार्ट कर दिया था। और लेक्चर 3 है। लेक्चर पहला और दूसरा कहाँ मिलेगा? तो आपके इसी यूट्यूब चैनल पे जब आप जाइएगा तो वहां पे सर्च कीजिएगा संसाधन में विकास, तो वहां पे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों आप देख लीजिएगा। और देखने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको उसमें पता लगेगा कि मेरा सिलेबस क्या रहेगा और पढ़ना क्या है और एनसीईआरटी किसे कहते हैं। जब हम आगे की बात करें तो हम पिछले क्लास में ही आपको बता दिए थे कि हम इस क्लास में लगभग, हमको लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 टॉपिक्स हम लोग क्लियर, 16 17 18 19 टॉपिक्स केवल हम लोग संसाधन में विकास से क्लियर करेंगे। हम बोल रहे हैं ना, यूट्यूब पे पहली बार ऐसा होगा, यूट्यूब पे पहली बार ऐसा होगा कि जब हम लोग ऐसा पूरा डिटेल में कवर करेंगे। नहीं तो ऐसा हमको नहीं लगता यूट्यूब पे कोई कभी पहली बार करवाया होगा। साथ ही साथ जब आप यहाँ पे देखिएगा तो हम आपको एक एक चीज क्वेश्चन हम बताएंगे, साथ साथ यहाँ पे लास्ट में मेरा देखिएगा कि हम यहाँ पे बताएंगे कि मैप पढ़ाएंगे, एजेंडा 21 क्या है वो बताएंगे, इमेजिनेशन। देखिए मेरा एक ही मकसद है कि मान के चलिए कोई क्वेश्चन आप लोग याद करते थे, क्या किसका याद करते? टीचर जो लिखता है बुक गाइड का, उसका आप शब्द लिखते हैं। लेकिन इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपके पास शब्दों का स्टोर इतना हो जाएगा कि आप वो चीज न देख के आप क्या कैसा किसका याद करोगे, आप अपने मन का आंसर लिखोगे। ठीक है। हम प्रॉपर एक एक चीज बता दिए थे। जब आप यहाँ पे और देखिएगा तो ये मेरा टोटल सिलेबस और ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, आपको ऐसे ही मिलेगा। जब आप आगे देखिएगा तो ये मेरा लॉन्चिंग वीडियो था। अब इंतजार खत्म हुआ वीएमएस, देखो बिल्कुल बोले ना, बिल्कुल साइंस हो, मैथ हो, या आर्ट्स पेपर हो, या लैंग्वेज पेपर, पूरा यूट्यूब पे हम फ्री करवाने वाले हैं, पूरा शुरू से अंत तक। और बहुत टीचर ये बोलता है कि तुम आता है केवल और केवल वीडियो बना के निकल जाता है। देखो भाई, कला है, हम अपने पढ़ के आए, मज के आए बाहर से, तब हम पढ़ा रहे हैं। तुम भी कम है तो तुम स्टार्ट करो तुम। ऐसे जलने वाला बहुत जल रहा है। और ये हम लोग का मोटो ही है एनसीईआरटी। और बिहार में फिर बोल रहे हैं, बिहार में पहली बार कोई एनसीईआरटी को लेके इतना जागरूक है, इतना आवाज उठा रहा है, तो आपके जुबान पे एक ही नाम होना चाहिए, वो है वीएमएस क्लासेस। हम बिल्कुल जीरो टू हीरो बैच है, और पूरा जीरो टू हीरो फाउंडेशन बैच करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम पिछले क्लास में हम आपको बता दिए सिलेबस। ठीक है मेरे भाई, जब हम सारा कुछ बता दिए थे तो आप लोग को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ये जो है पूरा निचोड़ रहेगा मेरे भाई। जैसे कि अभी हम लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, फ्री फाउंडेशन बैच लाइन बाय लाइन। आपको हम यहाँ पे देख रहे हैं लाइन बाय लाइन है। लेकिन जब आप ये मेरा वीडियो ये आपका अपलोड होगा निचोड़, तो उसमें मेरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। सर कैसा होगा आपका हैंड रिटन नोट्स? तो मेरे भाई ऐसा होगा, हैंड 10th वाला देख लो, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई गाइड कोई पब्लिकेशन खरीदने की जरूरत है, जब तक सत्यम सर है, जब भाई मैं जिंदा हूं, तो आपको याद रखना एसएसटी को लेके कोई दिक्कत नहीं लेना। क्योंकि वो इंसान पहले आप देखो, जब भी आप किसी पे पढ़ते हो तो आप वो देखो कि आपके लिए कितना मेहनत करके आया है।
है ना। तो यहाँ पे देखो मेरा इस तरीके का कुछ नोट्स होगा, जैसे मान के चलो हम पढ़ाएंगे आपको कभी इन फ्यूचर सतत पोषणीय विकास, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देखोगे हम करंट के प्रॉब्लम को भी जोड़ के पढ़ाएंगे। साथ ही साथ मेरा भाई बोले ना, मेरे साथ पढ़ोगे नक्शा का तुम कीड़ा बना देंगे, तुमको कीड़ा। और यहाँ पे मेरा जो राइटिंग देख रहे हो सेम ऐसा ही राइटिंग हम तुमको एंड तक 2026 के एंड तक तुमको हम खतरनाक राइटिंग बना के भेजेंगे। बोले ना अभी हम लोग बहुत बड़ा करेंगे, तुम बस देखते जाओ, बस भरोसा करो। और जो कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट और मेरा कंटेंट आपको कभी डूबने नहीं देगा मेरे भाई। हम इस तरीके का नोट्स का प्रयोग करेंगे। ये नोट्स अभी आपको केवल और केवल लाइन बाय पढ़ना है, जब हम निचोड़ पढ़ाएंगे ना तो इस तरीके का मेरा नोट्स रहेगा। जब आप यहाँ पे पढ़ोगे तो देखो ये सब मेरा है भाई, कहीं पे नहीं, यूट्यूब पे मिल ही नहीं सकता है, कहीं भी नहीं मिलेगा। किसी का भी कोर्स खरीद लो, कितना भी पैसा लगा दो, ये मेरा खुद का मेहनत है। यहाँ पे जब देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे एक ट्रायंगल में हम संबंध बताया, प्रकृति का संबंध हम जब टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ता है तो वो कई संस्थाएं का निर्माण करता है। हम एग्जाम्पल कोयला जल सब हम उस निचोड़ वाले वीडियो में बताएंगे। संसाधनों का वर्गीकरण प्रॉपर हम किए। इंपोर्टेंट आईएमपी, आईएमपी का मतलब होता है इंपोर्टेंट। और जो हम एग्जाम में आपके 2026 से लेके यानी 25 से लेके 2018 तक जितना क्वेश्चन पूछा है सबको हम इंपोर्टेंट सेक्शन में भी रखे हैं। और ये मेरा कुछ इस तरीका का नोट्स है। तो हम इस तरीके का नोट्स भी आपको मिलेगा, बस आपको टेंशन नहीं लेना और बने रहना है मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, साथ साथ हमने ये भी बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर जय बजय। और देखो बहुत बच्चा ये सोचता होगा कि सर आप बताइएगा कि नहीं बताइएगा, देखो हम यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं जय बजय, हम प्रॉपर सबका डिफिनेशन देंगे, परिभाषा देंगे। यूट्यूब चैनल पहली बार बोले ना, बस खाली सब्सक्राइब करना और तुम्हारा एक साथ चाहिए मेरे भाई। कोई नहीं करवाएगा, कोई नहीं करवाएगा, मेहनत भाई। हम पिछले क्लास में पढ़ लिए थे सतत पोषण विकास, साथ ही साथ रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन भी हम बता दिए थे। एजेंडा 21 आपको जो होता है वो भी क्लियर बता दिए थे। आज हम लोग का टॉपिक है संसाधन नियोजन। क्या नाम है? संसाधन नियोजन। नियोजन मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं आप लोग? देखिए संसाधन नियोजन आज का जो हम लोग टॉपिक है वो है संसाधनों को बचाना। किस प्रकार प्लानिंग किया जाए, किस प्रकार प्लानिंग किया जाए कि संसाधन को बचाया रखे। आप ये बताइए कि मान के चलिए अभी की जो पीढ़ी है वो संसाधनों को खूब यूज करेगी, ठीक, आने वाली पीढ़ी के पास एक भी संसाधन नहीं रहेगा, तो आने वाला पीढ़ी आपको कभी माफ करेगी? नहीं करेगी। तो सरकार अपने को लेकर जागरूक है, वो कहती है कि आने वाला पीढ़ी भी, आने वाला पीढ़ी, मेरे भाई गौर से सुनो, इंटरटेन करवाना नहीं आया हूं भाई, ठीक है, गौर से सुनो। आपका फोकस बिल्कुल मेरे पे रहना चाहिए, आपका फोकस कहीं और नहीं रहना चाहिए, आपका फोकस केवल और केवल वीएमएस क्लासेस पे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो आप ये लेके आओ संसाधन नियोजन। तो अगर आप अभी के संसाधन को लेकर जागरूक नहीं, किसी का बैच नहीं खरीदना है, किसी का बैच नहीं खरीदना है, बिल्कुल फ्री, है ना। तो संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि आने वाली पीढ़ी को भी हम दिखाएं कि भारत के पास कौन कौन से संसाधन थे। तो पहले हम लाइन बाय लाइन पढ़ते, फिर क्या क्या कहता है उसके बाद हम समझेंगे। देखो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ना चाहिए, लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको इससे शब्दों का ढेर होगा। और जब आगे आगे जब कोई इंसान पीसीएस की तैयारी कीजिएगा या यूपीएससी की तैयारी कीजिएगा तो आपको उसमें शब्दों का खेल क्या होगा, शुरू से ही क्या हो जाएगा, कलेक्ट होते जाएगा, आपको कहीं देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो हम वही शुरू से ही सिखाते हैं। तो लिखा हुआ है संसाधनों के विवेकपूर्ण यानी शुद्ध उपयोग, गलत तरीके से नहीं, उपयोग के लिए नियोजन एक सामान्य रणनीति है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है मेरे भाई? प्लानिंग होता है। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। इसीलिए भारत में, भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, और यह देखो क्या कह रहा है कि भारत में, भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता बहुत विविधता है, अधिक विविधता है, मतलब ये क्या है लाइन। अब मान के चलो कि हम एक भारत का मैप बना रहे हैं, अब मान के चलो एक भारत का हम मैप बनाए। अब हम जब यहाँ पे मैप बनाए तो आप ये बताओ कि ये झारखंड के एरिया में कोयला पाया जाता है, कोई यहाँ पे जाएगा कि इधर कहेगा दक्षिण भारत में भी कोयला पाया जाता है। तो आप बताओ कि भारत की विविधता मतलब कि राजस्थान में जाएगा तो वहां पवन ऊर्जा पाया जाता है, सौर ऊर्जा पाया जाएगा, झारखंड में जाएगा तो कोयला पाया जाता है, इधर आइएगा दक्षिण भारत में आएगा तो यहाँ पे जल से लोग बिजली बना रहा है। तो मतलब कि भारत में जिस प्रकार भोजन, भाषा, वेशभूषा, संस्कृति अलग अलग है, उसी प्रकार भारत में संसाधन भी अलग अलग है मेरे भाई। क्योंकि आप ही सोचो राजस्थान में जाएगा तो क्या आपको कोयला मिलेगा? नहीं भाई, भारत का हिस्सा है राजस्थान, लेकिन आप राजस्थान जाइएगा तो वहां कोयला आपको कभी नहीं मिलेगा। वहां जाइएगा तो आपको सौर ऊर्जा मिलेगा, पवन ऊर्जा मिलेगा। आप दक्षिण भारत चले जाइए तो दक्षिण भारत में जाइएगा तो वहां पे देखिएगा कि वहां पहाड़ी इलाका है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो उन नदियों में आप लोग वहां पन बिजली तैयार होता है, बिजली तैयार होता है। जब आप उत्तर पूर्व भारत में जाओगे या उत्तर भारत में जाओगे, झारखंड, छत्तीसगढ़,
पश्चिम बंगाल इस सब एरिया में आओगे तो वहां पे देखो कोयला का खान मिलेगा। जिस प्रकार भारत के विभिन्न हिस्सों में भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, संस्कृति अलग है, कल्चर अलग है, उसी प्रकार भारत में संसाधनों की भी बहुत सारी विविधता है मेरे भाई। लेकिन सब कहाँ है? भारत में। लेकिन सब जगह का अपना अलग अलग महत्व है। एकदम शब्द को तोड़ तोड़ के भाई चलेंगे, बोले ना कि बिल्कुल क्लियर एवं क्रिस्टल चलेंगे कि जहां भारत में अधिक विविधता है। आगे देखिए, यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता, प्रचुरता का मतलब होता है अधिक मात्रा में, परंतु दूसरे के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहां महत्वपूर्ण संसाधनों, भाई बोले ना तुम पढ़ते चलो ना यार, क्लियर करने माथा में तो आज कीड़ा बना दिया एनसीईआरटी का। तो तुम एक ही बात याद रखो, ओनली फॉर वीएमएस की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के झारखंड, सुनो कितना गहरी बात है, गहरी बात, पॉइंट नोट कीजिए, पॉइंट, कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। देखो, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, प्रांत मतलब राज्य में, प्रांत मतलब स्टेट, स्टेट में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है, मतलब कोयला प्रचुर है। प्रचुर मतलब क्या हुआ मेरे भाई? बहुत है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर है। हम क्या बोले? भारत में क्या बोला कि संसाधनों की विविधता है। तो विविधता देख रहे हो, जहां बोल रहा है कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयला बहुत है, वहीं दूसरी ओर ये भी बोल रहा है मेरे भाई कि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में, यहाँ कोयला नहीं मिलेगा, यहाँ तुमको जल संसाधन मिलेगा। और आप एक बात बताओ, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो बताओ कि मनुष्य जल संसाधन के साथ अपना टेक्नोलॉजी लगाएगा तो उससे क्या बनाएगा मेरे भाई? तो जल में बिजली बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और जैसे ही पानी से बिजली तैयार हुआ तो पानी के बिजली का रेट कम होगा कि नहीं होगा, सस्ता होगा कि नहीं? बताओ। आगे देखिए, परंतु मूल विकास की कमी है। मूल विकास का मतलब क्या हुआ? मान के चलो, अभी मान के चलो, मूल विकास किसे कहते हैं? मूल विकास कहते हैं कि आपको अच्छे स्तर का जल मिल रहा है नहीं, आपको अच्छे स्तर का शिक्षा मिल रहा है कि नहीं, आपके पास अच्छे मतलब अच्छे स्तर का आर्थिक सोर्स है कि नहीं, इसे ही कहते हैं मूल विकास। तो आप किसी से पूछिए सर मूल विकास किसे कहते हैं? मूल विकास, मेरे भाई पूछो, वहां पे लिखा हुआ है मूल विकास। डायरेक्ट ये हवाबाजी नहीं, यूट्यूब पे पहली बार। मूल विकास किसे कहते हैं? तो भाई मेरे, मूल विकास उसे कहते हैं जहां आसानी से शिक्षा मिले, भाई मेरे आसानी से स्वास्थ्य सब बच्चा का अच्छा हो, जल मिले मेरे भाई, बिजली मिले मिले मेरे भाई, सड़कों की व्यवस्था अच्छा होने चाहिए, ये सब हुआ मूल विकास। लेकिन जब आप राजस्थान में जाइएगा तो वहां सौर ऊर्जा बहुत है, पवन ऊर्जा मेरे भाई बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको वहां पे जल का विकास नहीं मिलेगा, वहां आपको शिक्षा का विकास उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, वहां सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। संसाधन का विकास तो है लेकिन मूल विकास नहीं है, ये फिर गलत बात है। मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुत है, लेकिन वहां जल संसाधन कम है। एक और प्रकृति राजस्थान को सब कुछ दिया, उसी और दूसरी ओर राजस्थान से प्रकृति जल नहीं दे पाया। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है, यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत की धनी है, परंतु यहाँ जल का आधारभूत अवसर रचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिज की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय प्रांतीय प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। ऑल ओवर हमें यह समझिए कि संसाधन नियोजन एक बात यह कहता है कि भारत में संसाधन विविधता है, विविधता है मेरे भाई, विविधता। विविधता का मतलब कि एक जगह संसाधन नहीं है मेरे भाई, एक जगह संसाधन नहीं है, अलग अलग संसाधन मिले जाते हैं, लेकिन वहां मूल विकास की कमी है। आप राजस्थान, आप झारखंड चले जाइए, झारखंड में प्रकृति उसको खूब कोयला दिया, लेकिन आप जाइएगा वहां पे तो मूल विकास नहीं, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य का अच्छा स्तर नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था अच्छा नहीं है, सड़क की व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिजली ज्यादा और नहीं प्रॉपर पहुंच रहे, आदिवासियों के लोगों की संख्या बढ़ रही है। देखो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसे 10th में बच्चा पढ़ते हो, उसको क्यों जागरूक, क्यों आर्ट्स के पीछे भाग रहा है? क्योंकि आप उस वे में पढ़े नहीं हो मेरे भाई। जब बीएमएस क्लास में एक्सपेरिमेंट अच्छे वे में पढ़िएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग क्रियाकलाप भी करेंगे, ऐसे नहीं, आप लोग पूछो अन्य राज्यों में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करें, जिन महत्वपूर्ण संसाधनों की आपके राज्य में कमी उनकी पहचान करें। तो मेरे बिहार में बहुत कमी है, सबसे पहले मेरे बिहार में तो कोयला का कमी है, मेरे बिहार में सौर ऊर्जा की कमी है, मेरे बिहार में पवन ऊर्जा की कमी है। जब आप यहाँ इसका आंसर दीजिएगा मेरे भाई, एकदम तोड़ तोड़ के चल रहे हैं मेरे भाई,
जब आप यहाँ इसका आंसर दीजिएगा तो मेरे बिहार में बहुत चीज का कमी है। अगर मैं भी अपने बिहार राज्य की बात लूँ तो आपके बिहार राज्य में किन किन संसाधनों की कमी है, तो मेरे बिहार में बहुत राज्य की कमी है। सबसे पहले मेरे बिहार में सौर ऊर्जा उतना बड़ा नहीं है, पवन ऊर्जा मेरे बिहार में ज्यादा नहीं है, मेरे कोयला नहीं है, खनिज की उपलब्धता बिहार में ज्यादा नहीं है। ये सब तो कमी है ना मेरे भाई, एकदम सोचो। अगला है कि भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार है। सबसे पहले आप समझ गए संसाधन नियोजन। अब अपना लोग को पढ़ना है किस देश में रह रहे हैं, भारत, तो भारत के देश के बारे में समझना है। नियोजन का मतलब फिर बोल रहे हैं कि प्लानिंग होता है, प्लानिंग। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है, निम्नलिखित बातें होती है। सबसे पहले कि देश में विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण व मानचित्र बनाना और संसाधनों की गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना हुआ मापन करना है। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी क्या, टेक्नोलॉजी, कौशल, कला, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद यानी देश जब आजाद हो गया था, स्वाधीनता के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में संसाधन नियोजन उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रयास किए गए। यानी आप ऑल ओवर समझो, आज मान के चलो आप किसी स्टेट के आप सीएम बन गए, एग्जाम्पल, क्यों नहीं सोच सकते हो, थिंकिंग तो इसी में इसको बैचलर बनेगा। आप सीएम बन गए एग्जाम्पल, या आप किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए। अगर आपको बोला जाए कि भारत में संसाधन नियोजन या आपके अपने जिले में संसाधन नियोजन के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं, तो आप देखो एनसीईआरटी में तो प्रॉपर आंसर दिया हुआ है मेरे भाई, एनसीईआरटी में तो प्रॉपर आंसर दिया हुआ है ना मेरे भाई। यहाँ पे आप जब देखिएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले आपको एक सूची तालिका बनाना है, उसके बाद आपको किस पे ज्यादा काम करना है, तो उसके बाद आपको मैप पे ज्यादा काम करना है, मानचित्र पे ज्यादा काम करना है। प्रॉपर ये एक चीज आपको यहाँ पे ये लिख के बैठा है। आगे आइए, अगला क्या रहा है कि ज्ञात करें सामुदायिक भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदाय द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। मेरे बहन भाई तो कोई भी नहीं विकसित कर रहे हैं, आपके इधर विकसित कर रहे हैं, आप बताओ। मेरे इधर तो कोई नहीं कर रहा है, आपके इधर विकसित कर रहा है तो कमेंट बता देना मेरे भाई। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदन रूपी परिवर्तनों के अभाव के मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक क्षेत्र में विकसित है। भाई कितना महत्वपूर्ण बात बोल दिया। ये कह रहा है कि भारत में, ऑल ओवर समझो, भारत में बहुत से ऐसे देश हैं, भारत में बहुत से ऐसे देश हैं मेरे भाई, जहां जहां मेरे भाई गौर से सुनना, भारत में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां जहां संसाधन बहुत है, जहां भारत में बहुत सारे ऐसे देश है जहां संसाधन बहुत है, जैसे कि सर झारखंड, सर मध्य प्रदेश, है ना। लेकिन वहां क्या है कि पिछड़ापन ज्यादा है, वहां पिछड़ापन ज्यादा है। जैसे झारखंड का एग्जांपल बेस्ट लीजिएगा, तो झारखंड में देखिए कोयला बहुत ज्यादा है, झारखंड में कोयला ज्यादा है, यानी प्रकृति इसको एक और सब कुछ दिया तो दूसरी ओर उसकी शिक्षा ले लिया। सड़क व्यवस्था नहीं है वहां, जब जाइएगा वहां स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है मेरे भाई। यानी भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां संसाधन तो बहुत है लेकिन मूलभूत आवश्यकता एवं विकास नहीं हुआ है मेरे भाई। यही ऑल ओवर इस कहानी में कह रहा है। जैसे आप ले लीजिए राजस्थान, राजस्थान में मेरे भाई देखिएगा तो वहां देखिए कि पवन ऊर्जा ज्यादा है, वहां देखिएगा सौर ऊर्जा ज्यादा है, यानी पवन वायु से बिजली तैयार करना, साथ ही साथ सूर्य से बिजली तैयार करना। लेकिन वहां जाइएगा तो प्रकृति इसको क्या नहीं दिया है मेरे भाई, तो प्रकृति इसको जल नहीं दिया। जब आप लद्दाख जाइएगा मेरे भाई, लद्दाख जाइएगा अपने साथ में अपनी वाली के साथ जब आप लद्दाख जाइएगा तो वहां देखिएगा वहां ठंड प्रदेश है ना। वहां प्रकृति उछल के सब कुछ रख दिया है लेकिन प्रकृति जल छीन लिया। शुद्ध पानी पीने के लिए जल वहां नहीं है, वहां लोग बहुत दूर दूर तक जाते थे। मतलब एक और ये कह रहा है एनसीईआरटी कि एक और भारत में प्रकृति ने सब कुछ संसाधन दे दिया तो दूसरी ओर प्रकृति ने कुछ छीन लिया। जब आप भारत के इस हिस्सा में जाइएगा, नॉर्थ ईस्ट हिस्सा में जाइएगा मेरे भाई, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में पर्यावरण बहुत खतरनाक है मेरे भाई, बहुत खतरनाक पर्यावरण है, घूमने वाला टूरिस्ट जगह है। लेकिन यहाँ आप जाइएगा तो फिर वही शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, ये सब आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो हम यही ऑल ओवर कहते हैं। आगे आइए,
अगला है कि क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति के होने के कारण बताइए। अरे यार, अभी जस्ट इसी का आंसर नहीं बताया। देखो एनसीईआरटी यही तो कहते हैं कि इसका आंसर अपने तर्क पे दे सकते हैं। एनसीईआरटी कहता है इसका आंसर तर्क पे दो। अगर जो मेरा वीडियो नहीं देखा है, जो मेरा लेक्चर शुरू से नहीं देखा होगा, ये आंसर दे पाएगा? अब इसका क्या आंसर हो सकता है? आप राजस्थान दे सकते हो इसका आंसर। इसका आंसर आप क्या दे सकते हो? एमपी दे सकते हो। इसका आंसर आप झारखंड दे सकते हो। आप इसका आंसर झारखंड दे सकते हो। आप इसका आंसर लद्दाख दे सकते हो मेरे भाई। आप इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट में जितने राज्य है, सेवन सिस्टर, उसका भी नाम आप लिख सकते हो। क्यों ऐसा कारण है? ऐसा कारण इसलिए है क्योंकि वहां संसाधन के साथ, ऐसा कारण क्यों हुआ? क्योंकि वहां संसाधन के साथ टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई। अगर संसाधन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक विकास का रास्ता खुल जाएगा। ऑटोमेटिक विकास का रास्ता खुल जाएगा। अगर किसी राज्य में संसाधन है, अगर उसमें टेक्नोलॉजी मिला दीजिए तो विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो मेरा लेक्चर भाई शुरू से अंत तक जुड़ गया ना, कसम गारंटी के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा प्रीवियस ईयर। इतना फॉर्म में और इतना कॉन्फिडेंस लेके चल रहे हैं हम लोग, समझ रहा है अभी? अरे पहली बार बोले तो पहली बार। आगे 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 है कि उपनिवेशन इतिहास में हमें बताता है। सबसे पहले हम समझते हैं उपनिवेशवाद क्या है। कहाँ भाग गया यार? आइए, उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद, सबसे पहले हम समझते हैं उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। देखिए, जब कोई शक्तिशाली देश जब कोई शक्तिशाली देश जब कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर अपना शासन स्थापित कर लेता है एवं उसका आर्थिक इनकम अपने हिस्से में जोड़ लेता है, उसे तो उपनिवेशवाद कहते हैं मेरे भाई। उसे तो उपनिवेशवाद कहते हैं ना। यानी इसका एग्जांपल मान चलिए कोई एक राज्य है और इसके ऊपर एक शक्तिशाली राज्य, पावरफुल राज्य कब्जा कर लिया, इक्वल टू किसका परिभाषा बन गया? उपनिवेशवाद का। अरे बोले ना, पूरा डायग्राम पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूरा डायग्राम पे खत्म कर देंगे। उपनिवेशवाद का परिभाषा सब लोग कैसे बोलता है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पे कब्जा कर लेता है, वो उपनिवेशवाद की स्थिति पैदा हो गया। अरे छोड़ो उसको यार, यहाँ देखो डायग्राम देखो कि एक छोटा राज्य है, उसके ऊपर एक पावरफुल स्टेट आ गया, इक्वल टू उपनिवेशवाद कहला गया। ऐसे पढ़ेंगे ना मेरे भाई, स्मार्ट ट्रिक। एआई का जमाना है, स्मार्ट पढ़ना है अपना लोग को। उपनिवेशवाद का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन। अब उपनिवेशवाद, तो उपनिवेशवाद अपना लोग किसका उपनिवेश थे? तो एक ही बात याद रखिएगा, पागल इंग्लैंड का थे, पागल ब्रिटेन का थे। जो भी चर्चा है उपनिवेश, जहां समझिएगा कि ये लोग अपना लोग के गुलाम बना के बैठा था। कि उपनिवेश में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। मान के चलो कोई आया, मान के चलो भारत में कोई इंसान, देख रहे हो क्यों आया था? भारत में कोई इंसान इसलिए ना आया था क्योंकि आप जानते हो कि भारत में देख रहा था, बाप रे यहाँ कितना संसाधन है, कितना संसाधन है, चलो भारत चलो मेरे भाइयों बहनों। हेलो, कहाँ गया यार? कहाँ है बाबर? कहाँ है यार? चलो ना भारत पे आक्रमण करते हैं, वहां बहुत संसाधन है। चलो मेरे वीर जवानों, चलो भारत को और लूटते हैं भारत। उधर बास्को डी गामा गया, अरे तोरी का, भारत में कितना खतरनाक मसला वसला संसाधन, चलो भारत को लूटने के चक्कर में आता। उधर इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आया, भारत में कितना लोग, विविधता है, एकता नहीं है, इतना पैदावार हो रहा है, अटैक। भारत के संसाधन को सब तो लूटा ही है मेरे भाई, तब ना आज भारत की स्थिति ऐसी है। तो उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, सुन लो कैसा, कितना खतरनाक आदमी था, संसाधन यूज किया भारत का, गौर से समझिएगा, संसाधन यूज किया मेरे भाई भारत का, ठीक, और अपना टेक्नोलॉजी लगा दिया, अपना टेक्नोलॉजी लगा दिया, उसमें टेक्नोलॉजी लगाया अपना। इंग्लैंड वाला क्या करता था? भारत का संसाधन यूज करा और टेक्नोलॉजी जो लगाता था वो अपना लगाता था। ब्रिटेन अपना क्या लगाता था? टेक्नोलॉजी। और जब किसी संसाधन में आप टेक्नोलॉजी अपना लगा रहे हैं, उसका कीमत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कीमत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑटोमेटिक बढ़ गया। मान के चलो एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान के चलो हम एक रोटी बनाए, ठीक, गांव में रोटी सबको हम बना बना के खिला रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड वाला आदमी आया, कहा बाप रे तो रोटी खतरनाक बना था, क्यों नहीं रोटी इससे पैक करवा लेते हैं। आया पन्नी में रोटी पैक करके उसको विदेश में बेचने लगा। तो जो तुम रोटी यहाँ 2 रुपए बेचेगा, वो इंग्लैंड में जाके 20 रुपए में रोटी बेचेगा। क्यों? कुछ नहीं किया, अपना टेक्नोलॉजी लगाया, दिमाग लगाया, बस रोटी को पैक कर दिया। मेरी बात को समझो, अगर किसी संसाधन के साथ अगर हम टेक्नोलॉजी को जोड़ दे, उसकी कीमत के दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और मांग भी बढ़ेगा मेरे भाई, मांग भी बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा। अभी तुम ठेकुआ का एग्जाम्पल लो, ठेकुआ सबके घर में बनेगा, लाई सबके घर में बनेगा, अब जाएगा उसमें कोई टेक्नोलॉजी लगा देगा, कीमत का रेट बढ़ जाएगा मेरे भाई।
तो उपनिवेश उपनिवेशवादकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब उसमें पहले से उपयुक्त, पहले से क्या हो, प्रौद्योगिकी हो, विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया। अतः भारत में विकास समानता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इनमें प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। बिल्कुल, अगर संसाधन तभी यूजफुल हो पाएंगे जब उसमें मानव संसाधन खुद काम करेगा, उसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे और आप हिस्ट्री अपने पास्ट से कुछ सीख सकते हैं। आइए आगे देखिए, संसाधनों के संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बचाव। संरक्षण का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बचाव। मान के चलो कि अभी आरावली पर्वत, हम बार बार बोल रहे हैं, अभी आप देखिए आरावली पर्वत को अगर नहीं बचाया जाता, इतना आवाज नहीं उठाया जाता, तो आरावली पर्वत काट दिया जाता। अभी हमको लग रहा है काट ही दिया रहा होगा। तो आप बताइए आने वाली स्थिति में कितना भारत के साथ अन्याय होगा? भारत के साथ मेरे भाई बहुत अन्याय होगा। आप इस चीज को समझो। तो ऑल ओवर हम यही कह रहे हैं मेरे भाई कि संसाधनों का संरक्षण, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं, परंतु संसाधनों के विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से यानी पास्ट से, कितना हिंदी लिखता है एनसीईआरटी, पास्ट से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। बिल्कुल, जैसे उदाहरण में गांधी जी बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों से व्यक्त किया कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। गांधी जी क्या बोलते हैं? गांधी जी बोलते हैं कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अतः अर्थात हमारे पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। गांधी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, डायरेक्ट आरावली के लोग भाई, गांधी जी कहते हैं कि भारत तुम पूर्ति सब कुछ कर सकता है, अगर तुम्हारे अंदर लालच है तो तुम कभी पेट नहीं भर सकता है। एग्जाम्पल लीजिए, अभी आरावली पर्वत कितना मस्त है, संसाधन कितना मस्त है, उससे आप प्रॉपर आपके अंदर शुद्ध, दिल्ली में मरुस्थलीय हवा नहीं जा पा रही है, उसको रोक के बैठा है। साथ ही साथ क्लाइमेट को चेंज होने में वो नहीं, मतलब क्लाइमेट चेंज नहीं होने दे रहा है, प्रॉपर सही क्लाइमेट को वो ढाले हुए है। लेकिन अगर कोई उसमें लालच लगाए कि नहीं चलो उसको माइनिंग कर दें, शहरों में बेचेंगे, घर बनाएंगे, ईंट बनाएंगे, पत्थर बनाएंगे, तुम लालच कर रहा है, और लालच का कोई संतुष्टि नहीं है भाई। जब तक तुम्हारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तुम्हारे अंदर संतुष्टि नहीं है, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो गांधी जी भी बहुत बड़ा बात की है कि यदि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी मनुष्य अगर लालच करेगा तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में बहुत कुछ है, भारत में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर तुम लालच कर रहा है तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं भारत में मेरे भाई। स्पष्ट तौर पे गांधी जी भी कह के गए, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता है मेरे भाई। ये आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देखिए। यहाँ पे जब देखिएगा आप कि लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन में पक्षधर थे। गांधी जी शुरू से कहते थे आप केवल अपना आवश्यकता पूरा करो। आवश्यकता, अभी मान के चलो घर में टेबल कुर्सी बनाना है, हमको एक की जरूरत है। क्या जरूरी है कि हम 10 पेड़ काट दिए? क्या जरूरत है 10 पेड़ काट दिए? एक ही पेड़ काटेंगे हम, और उसके बदले हम 5 पेड़ लगाएंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है मेरे भाई। आगे देखिए, अगला है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यानी पूरे इंटरनेशनल स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने की। क्लब ऑफ, देखो ये सब एकदम पूरा स्तर पे था। इटली में हुआ था, रोम, इटली की राजधानी क्या है? रोम। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल किसमें लिखा था? स्माइल इज ब्यूटीफुल में लिखे थे। इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1967 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट के बाद में हमारा संज्ञा
साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। सबसे पहले और ऑल ओवर समझो कि जब हमारे पृथ्वी पे हम आपको बताए थे कि 1990 के दशक में 1990 के दशक में पूरे ऑल ओवर दुनिया में सीओटी की मात्रा बहुत बढ़ने लगी थी इन्वायरमेंट में। तो इसी स्तर पे पूरा दुनिया में अलर्ट हो, जागरूक हो, उसीलिए विश्व स्तर पे 100 प्लस राष्ट्रीय अध्यक्षों ने रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील का एक छोटा शहर है, वहां पे 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था। उस पृथ्वी सम्मेलन में एक ही बात कहा गया था कि हमारे देश में हो रहे क्लाइमेट चेंज, जो ओजोन परत में छिद्र है या जो बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड, इस पे क्या आप लोग रणनीति कीजिएगा। तो सब आदमी अपने अपने रणनीति किए और एक वन सिद्धांत पारित किया। साथ ही साथ क्या बताया गया, एजेंडा 21 पारित किया गया, जो कि हम एजेंडा 21 भी पढ़ लिए, 1992 का घटना भी पढ़ लिए और प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़े हैं, है ना। तो हम बोले ना खाली तुम जुड़ के रहो, तुम अंतिम तक तुमको खतरनाक बना के रखेंगे। अब हम लोग का अगला टॉपिक है भू संसाधन। यहाँ पे जब हम टॉपिक की बात करें मेरे भाई, तो आप यहाँ पे देखिएगा, हम आपको इतना टॉपिक्स बता दिए थे, यहाँ हम लोग देखते चलेंगे। चलिए अब आप देखो अपना लोग कितना टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। जब आप जूम करके देखिए, हम आपको टिक भी लगाएंगे ना मेरे भाई, ऐसा नहीं कि हम आए या तुमको फेंक के भाग गए। यहाँ पे जब आप देखिएगा, तो सबसे पहले हम आपको एनसीईआरटी सब कुछ बता दिए, आपको सिलेबस भी बता दिए, टॉपिक्स नेम आपको इतना लिख दिए, परिचय भी आपको हम बता दिए, संसाधन विकास में आपको कल्पना इमेजिनेशन की कुछ क्रियाकलाप भी बताते जा रहे हैं, सतत पोषणीय विकास को करंट के साथ जोड़ के हम बताएं आपको। एजेंडा 21 क्या था वो भी बता दिए थे, जो कि 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था, जिसका एक ही मोटो था कि विश्व में बढ़े CO2 को कम करना तथा आने वाली पीढ़ियों को बताना कि आपके पास कितना संसाधन था। साथ ही साथ हमने संसाधन नियोजन भी पढ़ लिया, उसके बाद भारत में संसाधन नियोजन भी पढ़ लिया। यानी देखा जाए तो इतने टॉपिक्स आज को हम क्लियर करके संसाधन संरक्षण भी पढ़ दिए। आज नहीं, सॉरी, आज है हम लोग का संसाधन संरक्षण, ये भी शायद हम पढ़ लिए। अगला है हम लोग का भू संसाधन, ये भी हम लोग अब पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो हम इतना टॉपिक्स, एक एक टॉपिक्स हम क्लियर करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम केवल फेंक रहे हैं। उसके बाद अपना इतना टॉपिक्स और पढ़ेंगे। मेरे साथ जुड़ के रहिए, हम इंड तक आपको बहुत अच्छा तक पढ़ा देंगे। अगला है भू संसाधन। हम शुरू से ही बता रहे थे कि भू का मतलब क्या होता है, भूमि। जहां आप भू सुनिएगा, अगला आप क्या समझिएगा, भूमि। क्या समझिएगा मेरे भाई, भूमि। क्या समझिएगा, लैंड। और शुरू से ही हम आपको बताते आ रहे हैं। अगला है भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, बिल्कुल, आप तो भूमि पे ही रहते हो, कोई आसमान पे रहते हो, कोई आसमान पे रहते हैं आप लोग, बताइए। मैं कॉमेडी नहीं कर सकता हूँ मेरे भाई, मेरे पास मालूम है कि मेरे पास वही बच्चा भाई बैठ सकता है जो सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेकर। आप लोग फटाफट बताइए। यहाँ पे आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। अनेक आर्थिक क्रियाकलाप आप करते हैं, किसी अपना कोई खेती करता है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई अपना सब कुछ इसी पे करते हो और विभिन्न रूप में इसका उपयोग करते हैं। बट एक अलग अलग आदमी जिसका नाम है एलन मस्क, वो तो अपवाद है। वो उसको बोल सकते हो, वो अपने धरती पर रहता है, कहाँ रहता है वो उसको खुद नहीं पता है वो कहाँ रहता है ना। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीकों से होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि, अच्छा आप क्या बोल सकते हो, क्या ऐसा नहीं कि भूमि भगवान हमको फ्री में दिए आए हम कुछ कुछ करके निकल गए, नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। भूमि का भी हम लोग प्रॉपर अच्छे से काम करेंगे, ये नहीं कि आया कुछ कुछ भूमि का ऐसे करके निकल गए, ऐसे वाली बात नहीं है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप समझ लो। द्वीप कहते हैं, सबसे पहले ये हो गया पहाड़, ठीक है। इस पॉइंट को समझिए, इसको बोल दिए पहाड़। जस्ट इस ऐसा आकार रहेगा उसको बोलेंगे पठार, ठीक। और द्वीप कहेंगे कि वो ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी हो, वैसा क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी हो उसे कहेंगे द्वीप। वैसा क्षेत्र जिसके तीनों ओर पानी हो, जैसे भारत, भारत के तीनों ओर पानी, तो उसे कहेंगे प्रायद्वीपीय। क्या कहेंगे मेरे भाई, प्रायद्वीपीय कहेंगे। तो जिसके चारों ओर पानी उसको द्वीप, और जिसके तीनों ओर पानी उसे प्रायद्वीप। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है और कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है, ठीक है। यहाँ पे देखो होगा, सुविधाजनक है, आगे आइए।
सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। 12 मासी मतलब कि अभी देखिए कि भारत में ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं जो क्या करते हैं, इससे नदियां जो बहती है, इससे जो नदियां बहती है वो 12 मंथ 12 महीना इस नदी से पानी बहती रहती है। उसे ही क्या कहा गया, 12 मासी कहा गया। जिस पहाड़ से कंटिन्यू 12 महीना पानी बहते रहते हैं उसे ही 12 मासी कहते हैं, या जिस नदी में 12 महीना पानी बहते रहते हैं उसे 12 मासी कहते हैं। इसे शब्द को नोट करो, शब्द को। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल, पर्यटन मतलब देख रेख के लिए, परिस्थितियां प्रदान करता है। परिस्थितियां परिस्थितिकी है, सॉरी, परिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल और वनों की अपार संचय कोष है। संचय का मतलब होता है इकट्ठा, संचय का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। आइए आगे देखिए, जब आप यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका क्या है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य भू आकृतियां देखो, अभी बहुत मेरा वीडियो वो भी देख रहा होगा जो जल रहा है मेरे से, भाई तुम देखो तुम्हारा भी एनसीईआरटी हम ठीक कर देंगे, है ना। तुम कुछ कर भी नहीं सकता है मेरा भाई, तुम केवल जल सकता है और तुमको और हम जलाएंगे, इतना जलाएंगे कि तुम अपना बॉडी खुद जला लेगा, हीटर की भी जरूरत नहीं रहेगी। तुम बस तुम मेरा फेस देखो, तुम जलते रहो। क्लास कर रहा होगा ना, हमसे पूछो ना तुम। आइए इस डायग्राम को हम समझते हैं। ये सर्कल है, इस सर्कल में बताया गया कि जितने भी ये नीला वाला आप देख रहे हो, ये 43%, इसमें क्या है मेरे भाई, मैदान है। क्या है मेरे भाई, ये मैदानी क्षेत्र और 43% मैदान है। जब आप ये वाला देख रहे हो मैरून कलर का, ये आप देखो ये है पठार। ये क्या है मेरे भाई, पठार। ये है 30%, ये है 43%। और जब आप ये देखिएगा तो ये है आपका, सॉरी, ये आपका पर्वत है मेरे भाई, ये पर्वत है। और ये आपका पठार है, ये आपका क्या है, पठार। ये आपका क्या है, पठार। और ये कितना प्रतिशत पठार है, 27%। देखिए अब भू उपयोग, यानी भूमि का यूज हम लोग किस प्रकार करेंगे, यूज कैसे हम बनाएंगे भूमि को, अपने लैंड को। आइए सब डायग्राम हम बनाएंगे, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि हम आपको बताए थे ना कि नोट्स आपको जो हम देंगे इस तरीके का नोट्स रहेगा मेरा, आपको प्रॉपर नोट्स। आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो बच्चा शुरू से अंत तक क्लास मेरा देख रहा, उसको हम बताए थे कि आपको इस तरीके का मेरा नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे, और यही यही मिलेंगे, हम आपको देंगे, आपके लिए इसको कोई पैड आउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, अगला है भू उपयोग। आइए, भू उपयोग कर रहा है कि भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। पहला वन, दूसरा कृषि के उपलब्ध अनुपलब्ध भूमि। उसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। पहला वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग इत्यादि, प्रति भूमि, अस्थायी चारागाह और अन्य गोचर। गोचर किसे कहते हैं, देखो गौचर, गौ मतलब क्या होता है मेरे भाई, गाय, और चर मतलब क्या होता है मेरे भाई, चरना। क्या मतलब क्या होता है, चरना, जैसे कोई घास चर रहा है ना, उसी को गोचर बोल रहे हैं। विविध वृक्ष वृक्ष फसलों तथा उपवनों अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए हैं क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे देखो, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों तक खेती न हो। सबसे पूछ, अगर एग्जाम्पल पूछेगा कि बताइए कृषि योग्य बंजर भूमि क्या है, कृषि योग्य है बट वह बंजर भूमि है, तो जहां 5 साल से अधिक बार खेती न हो उसे ही कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। एक चीज यहाँ पे देखो, सबसे पहला चीज यहाँ पे, यहाँ देखो कि प्रतिभूमि, वर्तमान प्रति, जहां एक कृषि वर्ष में उससे कम समय में, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो। वन माने वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति जहां 1 से 5 कृषि। ये छोड़ो, अब यहाँ पे समझो, शुद्ध निवल बोया, इसको समझो पहले। ये अपने आप में बहुत पॉइंट की बात है, इस पॉइंट को अगर कोई समझा के निकल गया ना भाई, हम समझ जाएंगे। ये अपने आप में बहुत टफ पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम लोग को गौर से भी समझना है। अगला है कि शुद्ध निवल बोया, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है वह शुद्ध निवल बोया है। वह भूमि जिस पर फसल उगाया भी जाएगा और फसल काटा भी जाएगा वह है शुद्ध निवल बोया क्षेत्र। लेकिन एक वर्ष, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। भाई नहीं समझे, हम समझाते हैं, अब समझो मेरा कहानी। अब हम बताते हैं।
फुल एनसीईआरटी चलेगा भाई। अब समझो अपना लोग, प्रॉपर पहले दिख रहा है कि नहीं ये बताओ। बोले ना एक एक चीज अपना लोग क्लियर देखेंगे, एक एक चीज। आगे यहाँ पे देखो, थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोगों को थोड़ा दिखने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जूम कर देते हैं। कह रहा है कि शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वह जमीन, देखो मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, वह जमीन जिस पर फसल बोई जाती है और काटी जाती है उसे शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। मान के चलो ये जमीन का टुकड़ा है, इस पे हम लगा दिए गेहूं, क्या लगा दिए, गेहूं। मान के चलो गेहूं लगा दिए, अगर इसे काट लेंगे, इसे अगर हम काट लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका शुद्ध निबल बोया गया क्षेत्र। क्या कहलाएगा, शुद्ध निबल गया बोया क्षेत्र। लेकिन साल में जमीन चाहे एक बार, जमीन चाहे एक बार बोई जाए या दो तीन बार, लेकिन जमीन की गिनती में एक ही बार आएगी, यही शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। जैसे आप मान के चलो, ठीक, देखो अगर है सकल कृषि क्षेत्र, अगर एक जमीन पर साल में एक से ज्यादा बार फसल बोई जाए तो हर बार की बोई जोड़ दी जाती है, उसे सकल कृषि क्षेत्र कहते हैं। मान के चलो एक खेत है, ठीक, ये खेत है, इसमें हम गेहूं उपजाती है साल में, साल में एक ही बार फसल लगाए वो है गेहूं, ठीक। इसको अगर हम काट लेंगे तो इसको कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। क्या कहेंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र या शुद्ध निबल क्षेत्र, ठीक। लेकिन एक साल में, लेकिन एक साल में इसी जमीन पर एक से अधिक फसल लगाएंगे, एक बार से अधिक फसल लगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, सकल कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे, सकल कृषि कहेंगे, ठीक है, समझ गए आप। आइए, ये आपका डायग्राम है जिसमें आपको बताने की ये कोशिश किया गया है कि, आपको ये बताने की कोशिश किया गया कि भारत में बंजर भूमि कितना है, कृषि योग्य भूमि कितना है, प्रति भूमि कितना है, वर्तमान प्रति भूमि कितना है, सकल बोया गया क्षेत्र क्या है, निवल बोया गया क्षेत्र क्या है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो एक बात याद रखिए, अब हम लोग इस डायग्राम से मिलते हैं कल, और इस क्लास में एक बात याद रखिए, हम लोग आप लोग को प्रॉपर सब कुछ चल रहा है। तो इस क्लास का लेक्चर 1 आपके यूट्यूब पे है, लेक्चर 2 भी आपके यूट्यूब पे है, और आज लेक्चर 3 हो गया। अब इस क्लास में अंतिम का 2 क्लास और होंगे, लेक्चर 4 और लेक्चर 5, 2 क्लास और है, उसके बाद सब कुछ खत्म। और एक लेक्चर 1 आएगा जिसको आप निचोड़ बोलते हो, सबका बाप बाहुबली निचोड़। और एक और लेक्चर आएगा मेरा PYQ, सारे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ रहा है, पूछेगा, MCQ क्वेश्चन करवाएंगे, और लास्ट में अपना लोग क्या देंगे, टेस्ट देंगे। तो इतना अपना लोग को करना है, एकदम स्लो चलना है। जब अपना लोग पढ़ लेंगे ना तो एकदम स्लो चलना है। और आपको याद रखना है कि मेरा जो नोट्स आएगा मेरे भाई, बिल्कुल आएगा नोट्स, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, और खतरनाक वे में आएगा। यही देख रहे हो ना मेरा नोट्स। और ये लॉन्चिंग वीडियो तो आप जरूर देखिएगा यूट्यूब पे, क्योंकि आपको इसी में हम रूटीन वगैरह सब बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग खतरनाक से पढ़ रहे हो, यही मेरा नोट्स हुआ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एकदम जहां जहां वीडियो देख रहे हैं आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए, ना मेरे कॉन्फिडेंस में कमी होनी चाहिए, ना आपके कॉन्फिडेंस में कमी होनी चाहिए। बिल्कुल अपना लोग स्लो चलेंगे, शब्दों को इकट्ठा करते चलेंगे, एनसीईआरटी प्रॉपर एक निचोड़ बना देंगे, बिल्कुल स्मार्ट नोट्स भी अपना लोग के पास रहेगा ही। जैसे करंट का मुद्दा को हम जोर जोर के पढ़ा रहे हैं, जब आप यहाँ पे देखिएगा तो हम आपके करंट के मुद्दे को पढ़ा रहे हैं, और ये मेरा टीचर वाला वीडियो होगा। तो फिर है, मिलते हैं ना फिर। जय हिंद जय भारत मेरे भाई।